हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी से। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जिन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आए हुए हैं ICMR 2022। ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड विद इन रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स। ठीक है, तो रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स आपका आंसर हो जाएगा हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, और इससे ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 52 है, क्योंकि 51 अभी आपने देखा और ये लाइफ साइंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये कौन से उसके हैं, लाइफ साइंस के हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें, बाकी 50 क्वेश्चन आपके जर्नल एप्टीट्यूड से थे, जनरल साइंस से थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले लाइफ साइंस क्वेश्चंस की बात करें जो 100 हैं, और बाकी आपके 50 क्वेश्चन आपका जनरल एप्टीट्यूड से एंड जनरल साइंस से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसकी क्वेश्चन आईडी आप ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पे पूछा गया था कि द एक्स फैक्टर एंड और द वी फैक्टर इज रिक्वायर्ड बाय विच जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा आंसर के जो एक्स फैक्टर और वी फैक्टर है वो किस तरह से आपका इज रिक्वायर्ड बाय विच जीन ऑफ बैक्टीरिया, तो आंसर हो जाएगा हीमोफिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑटो इन्फेक्शन इज सीन इन लाइफ साइकिल ऑफ द पैरासाइट। आपको पता होगा कि ऑटो इन्फेक्शन आपको किसकी लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है, विच पैरासाइट, तो आंसर हो जाएगा आपका टीनिया सोलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेलाइजेशन ऑन 3 सक्सेसिव डे बाय स्टेमिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट्स के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, तो कौन सा ये क्या होता है, तो वो हो जाएगा टेंड्रेलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेसोफिल्स आर ग्रुप ऑफ Mesophils are a group of bacteria that grow within the temperature range। ठीक है, तो मीजोफिल्स आपको पता होगा किस उस पे टेम्परेचर पे ग्रो अच्छे से करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20 to 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा जैसे आपका हेलोफिल होते हैं, हेलोफिल्स आपके रिक्वायर हाई लेवल ऑफ साल्ट कंसंट्रेशन। ओके, तो वो हाई साल्ट कंसंट्रेशन में आपका ग्रो करते हैं, एग्जाम्पल है हेलोबैक्टीरियम। सेकंड है आपका जैसे एसिडोफिल्स। ठीक है, तो एसिडोफिल्स का मतलब क्या होगा, जिसका pH होगा 0 से 5.5। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फोलोबस। ठीक है, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट है जैसे एल्केलोफिल्स हो गया। एल्केलोफिल्स किस पे करते हैं, 8.0 एंड आपका 11.5 पे आपका ग्रो करते हैं pH पे। ठीक है, इतने pH पे 8 to 11 pH पे ग्रो करते हैं एल्केलोफाइल्स। एग्जाम्पल है इसका बेसिलस। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिलस एल्केलोफिलस। ओके, नेक्स्ट है आपका साइक्रोफाइल। ठीक है, साइक्रोफाइल्स जो होते हैं वो दे ग्रो वेल एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड हैज़ एन ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर। ठीक है, तो ये ग्रो वेल एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर की बात करें साइक्रोफिल की, तो वो 15 डिग्री सेल्सियस और लोअर पे भी ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैसे थर्मोफिल्स, आपका इसका एग्जाम्पल होता है थर्मस एक्वेटिकस। तो इसमें आपका
ग्रो करता है 55 डिग्री सेल्सियस और हायर पे, ठीक है। ऑप्टिमम ग्रोथ होती है इसकी ऑप्टेन बिटवीन 55 टू आपका 65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये इस तरह के आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका एक होता है ओब्लिगेट एरोब। ओब्लिगेट एरोब का क्या मतलब होता है कि कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ऑन ऑक्सीजन या O2 फॉर ग्रोथ, ठीक है। तो अगर वो कंप्लीटली डिपेंडेंट है ऑन O2 फॉर ग्रोथ तो उसको हम बोलते हैं ओब्लिगेट एरोब, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे सूडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे फैकल्टेटिव एनारोब। तो फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ बट ग्रो बेटर इन द प्रेजेंस, ठीक है। कि ऐसा नहीं है कि वो ऑक्सीजन ना हो तो बिल्कुल ही वो हो जाएगा, लेकिन उसको जो है रिक्वायरमेंट नहीं है ऑक्सीजन की फॉर ग्रोथ, लेकिन अगर हम उसकी बेटर परफॉर्मेंस की बात करें, अगर ये देखें कि ग्रो बेटर इन प्रेजेंस होगा, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आता है एस्चेरिचिया कोलाई एंड आपका एंट्रोकोकस, ठीक है। ये कौन सा होता है जो इस तरह का वो करता है, फैकल्टेटिव एनारोब होता है, ठीक है। ओब्लिगेट एनारोब कैसे होते हैं, जो डज नॉट टॉलरेट ऑक्सीजन, ठीक है, वो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते। एंड एनारोब हमने कहा ओब्लिगेट एनारोब, ठीक है। तो एंड डाई इन द प्रेजेंस, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी तो वो डेथ हो जाएगी उनकी। और इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। तो आज ये जितने भी एग्जाम्पल आपको बताए वो आप ध्यान रख सकते हैं या इनको पढ़ सकते हैं, और इसका पूरा चार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर वो करेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द एक्सटेंट ऑफ विच ऑफ person behavior taking medication following a diet and or executing lifestyle change corresponds with recommendation from a health care provider known as, उसको हम बोलते हैं adherence, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए टैबलेट दैट हैज़ नो एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड डज नॉट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल एक्शन बट इज स्टिल यूज्ड टू इम्प्रूव पेशेंट्स कंडीशन इज नोन एज प्लेसिबो, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लेसिबो होगा, ना ही आपका एक्टिव टैबलेट है, ना ही आपका साइकोथेरेपी और ना ही आपका हाइपोथेरेपी है, वो क्या होगा, पहले सिबो होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योर फ्रेंड हु आर अदरवाइज हेल्दी आर प्लानिंग टू ट्रेवल टू माउंटेन, वो एक प्लान कर रहे हैं माउंटेन ट्रेवल के लिए टू हाइट अबाउ 8,000 फीट अबाउ सी लेवल, ठीक है। ये इतना हाइट दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड यू रिकमेंड, आप उनको क्या मेडिसिन रिकमेंड करेंगे टू कैरी विद दैम, ठीक है। तो वो क्या होगा, एसिटाजुलेमाइड, ठीक है, एसिटाजुलेमाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई ऑक्टेनॉल वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट इज लाइकली टू मेक द ड्रग, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मोर प्रीमेबल टू ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। आंसर क्या होगा, मोर प्रीमेबल टू ब्लड ब्रेन बैरियर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग कैन कोज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, मेटफॉर्मिन होता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, मेटफॉर्मिन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डायबिटिक ड्रग कैन कोज विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेटफॉर्मिन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एयर, ठीक है, सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, ठीक है। एक्सपायर एंड इंस्पायर अगर वहाँ पे हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो होगा आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका
कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट आरबीसी, आरबीसी के बारे में कौन सा गलत है। तो आरबीसी के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है गलत वो है 60 डेज। तो 60 डेज वहाँ पे लाइफ स्पैन नहीं होता, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो ये होता है 60 डे ना होके वहाँ पे होता है आपका 120 डे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया होता है कि हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ 120 डे, 120 दिन, तो ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। बाकी ये तो सही है ही कि बाई कॉनकेव इन शेप, ठीक है। तो बाई कॉनकेव शेप होता है एंड अगर हम इसका विच ऑफ ऑफर्स एट लीस्ट टू एडवांटेज की बात करें तो ये होता है इफ सराउंडेड बाई ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन द आरबीसी कैन स्वेल कंसिडरेबल बिफोर बस्टिंग, ठीक है। एंड सेकंड क्या होता है कि दिस शेप हैज़ ए लार्ज सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशो, इस शेप की वजह से बाइकॉनकेव शेप की वजह से लार्ज सरफेस टू वॉल्यूम रेशो होता है विच इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर अक्रॉस द आरबीसी मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सब इसमें होता है। एंड अगर यहाँ पे हम बात करें तो ड्यू टू लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी रील entirely on glycolysis for ATP formation, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें सिंस मैच्योर आरबीसी लैक न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोसोम दे कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर सेल रिपेयर ग्रोथ एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या करती है ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एंड यहाँ पे ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यस। एंड ये आपका फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो ये होता है, ठीक है। तो ये सभी आपको यहाँ पे इसको रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो और इसका जो डे होते हैं जो इसका सरवाइव टाइम होता है एक तरीके से वो इसका होता है डे में और 120 दिन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट अप टू मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन को वो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करती है हीमोग्लोबिन, तो ये करती है 4 ऑक्सीजन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द हार्मोन इन्वॉल्व इन रिदमिक एक्टिविटीज सच एज डे नाइट एंड सीजनल चेंज, तो इसके लिए आपका कौन सा ये हार्मोन जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है, मेलाटोनिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ कॉपीज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन लीडिंग टू स्पेशिएशन इज आल्सो कॉल्ड सेल्टेशन, क्या हो जाएगा आंसर सेल्टेशन, नॉट फाउंडर इफेक्ट, नॉट ब्रांचिंग डिसेंट एंड नो ही नेचुरल सिलेक्शन, आंसर क्या है साल्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द टोटल अमाउंट ऑफ एडेनिन एंड थाइमीन इन ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज 45%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ एडेनिन एंड थाइमीन आपका 45% दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्वानिन प्लस साइटोसिन कितना हो जाएगा यहाँ पे 55%, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें सिर्फ पूछा गया है अमाउंट ऑफ ग्वानिन इन दिस डीएनए, ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्वानिन का बताना है। तो ये 55 क्या है ग्वानिन प्लस साइटोसिन, तो इसका अब हम कर लेंगे हाफ, ठीक है। तो 55 का हो जाएगा हाफ, तो जब इसका हम हाफ निकालेंगे ग्वानिन के लिए तो वो हो जाएगा आपका 27.5%। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, ये 4 ग्राफ रूल्स से आपका आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी डीएनए डुप्लेक्स आर obtained from 1 DNA duplex after 10 साइकिल ऑफ PCR, ठीक है। 10 साइकिल ऑफ PCR के बाद में वहाँ पे 1024 आपका
डुप्लेक्स देखने को मिलेंगे, डीएनए डुप्लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन सी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन सी को रिप्लेस कर दिया ए से। ठीक है, सी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए टेक प्लेस इन जीन बट द प्रोटीन सीक्वेंस इज नॉट अल्टर्ड। लेकिन प्रोटीन सीक्वेंस अल्टर्ड नहीं है, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ सच वेरिएंट कॉल्ड। तो वो हो जाएगा आपका सिनोनिम। यहाँ पे सिनोनिम ही आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोटीन सीक्वेंस इज नॉट अल्टर्ड, तो यहाँ पे क्या आया, सिनोनिम, सिनोनिमस वेरिएंट होगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे जैसे इनके बारे में भी देख सकते हैं, मिस सेंस, नॉन सेंस एंड ये क्या होते हैं, क्योंकि ये भी इसमें एग्जाम में PYQ में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोंगली पेयर्ड। ये आप यहाँ पे देख पाएंगे कि न्यूक्लियोटाइड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो आपके जो नाइट्रोजनस बेस हैं, जैसे एडेनिन थाइमीन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बाइंड होता है। ऐसे साइटोसिन आपका 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ग्वानिन के साथ बाइंड होता है। और ये एडेनिन थाइमीन साइटोसिन ग्वानिन ये सभी आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन यहाँ पे उनमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो न्यूक्लियोटाइड जब हम बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड जब बनता है तो वो आपका एक न्यूक्लियोटाइड आपका दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाइंड होता है तो उसे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, यहाँ पे जब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ में बाइंड होगा, यहाँ पे नाइट्रोजनस स्पेस होगा एंड इधर फॉस्फेट होगा, ये इधर 3 प्राइम एंड आपके 5 प्राइम एंड से जब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इनके बीच में तो वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होना था। ठीक है, इसलिए यही आपका रोंग पेयर है। बाकी जो पॉलीसैकेराइड है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू बनता है। प्रोटीन में आपने देखा होगा 2 एमिनो एसिड को आपका कौन जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है। ठीक है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड। आपका जो फॉस्फोलिपिड है उसमें आपका फॉस्फेट लिंकेज होता है। ठीक है, तो बाकी ये सभी सही है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज HGVS स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ह्यूमन जीनोम वेरिएशन सोसाइटी। ह्यूमन जीनोम वेरिएशन सोसाइटी क्या है, ह्यूमन जीनोम वेरिएशन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ एम्प्लीफिकेशन टेक्स प्लेस इन सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस टेक्निक्स। आंसर हो जाएगा ब्रिज एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, क्या पूछा गया था कि एम्प्लीफिकेशन टेक प्लेस इन सीक्वेंसिंग बाय सिंथेसिस टेक्निक इज ब्रिज एम्प्लीफिकेशन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कोर ऑफ द स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि 2 आंसर यहाँ पे काफ़ी सिमिलर है, आपका स्मॉल न्यूक्लियोलर RNA एंड स्मॉल न्यूक्लियर RNA। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया, कोर ऑफ स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय स्मॉल न्यूक्लियर RNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DNA एंड RNA पॉलीमर्स डिफर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। डिफर होते हैं सिर्फ एक को छोड़ के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर ये होगा द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट है। ठीक है, बाकी ये DNA एंड RNA पॉलीमरेज डिफर इन ऑल। ठीक है,
तो यहाँ पे डिफर ही होते हैं आपका, दे एरर रेट एंड द न्यूक्लियोटाइड सबस्ट्रेट दे इन कारपोरेट एंड दे प्रोसेसिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन ऑफ राइबोसोम इन द mRNA इज रीड फ्रॉम। तो आपका जो mRNA है हम उसको रीड करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, कोई भी सिंथेसिस हो, कोई भी सीक्वेंस हो, DNA RNA। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। इस पे आपका राइबोसोम आके बाइंड होता है mRNA पे, और राइबोसोम आके बाइंड होता है इसमें आपका यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस, जिसे पॉली पेप्टाइड चेन हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये आती है और उसे हम पढ़ते हैं N2C टर्मिनस। ठीक है, क्योंकि N टर्मिनस से C टर्मिनस की होती हैं ये जो इनकी स्ट्रक्चर है, और उनमें एक अमीनो एसिड जब दूसरी अमीनो एसिड से जुड़ती है तो वो इस तरह से ही होता है। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में कार्बन, इधर आपका NH3। ठीक है, इधर आपका COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर आपका हाइड्रोजन, इधर आपका R ग्रुप। ठीक है, तो अब ये दूसरे जब उससे जुड़ेगी तो वो भी इस तरह से ही होगा, इधर आपका NH3, इधर आपका C अल्फा कार्बन, इधर आपका COOH, इधर आपका हाइड्रोजन एंड इधर आपका R ग्रुप। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पे बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, और जब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो यहाँ से आपका H2O हो जाता है बाहर, और यहाँ पे रह जाता है CONH। ठीक है, CONH के बीच में यहाँ पे बॉन्ड होता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि ये इस तरह से ही बना, तो एक साइड में आपका N रहेगा, दूसरे साइड में आपका C रहेगा, जब ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, और यहाँ पे आपका RNA होगा, और इधर आपका जो mRNA है उसकी सीक्वेंस होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी जो टर्मिनस है वो N टर्मिनस टू C टर्मिनस इस तरह से होता है। जब नया वो अमीनो एसिड ऐड होती है तो फिर उसका यहाँ पे C टर्मिनस फ्री रह जाएगा, फिर जब नेक्स्ट आएगी तो उसका C टर्मिनस, इस तरह से ये N2C पढ़ा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ट्रांसलेशन में आपको अच्छे से देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बी जीनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये 2 कैरेक्टर या 2 जीन लिए गए हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। एंड इफ द प्लांट विद जीनोटाइप कैपिटल A कैपिटल B इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, तो यहाँ पे A एंड B आर नॉट लिंक्ड, तो यहाँ पे आपका क्या ये देखने को मिलेगा, तो 1/16 होगा। वैसे भी ये बाकी तीनों नहीं होगे क्योंकि यहाँ पे डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एनकम्पास रिवर्स जेनेटिक्स, तो आंसर हो जाएगा नोवेल जीन डिस्कवरी बाय जेनेटिक स्क्रीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका लास्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच अपॉन म्यूटेशन प्रोड्यूस ए फिनोटिपिक इफेक्ट इज। ठीक है, तो फिनोटिपिक इफेक्ट इज आंसर क्या हो जाएगा, म्यूटोन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने किसकी बात करी कि स्मॉल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच अपॉन म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा इन्होंने, म्यूटेशन प्रोड्यूस ए फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये म्यूटोन होगा क्योंकि वहाँ पे म्यूटेशन की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर। यहाँ पे आपको क्या बताना है, पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर के बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, ज़ेल्वेगर सिंड्रोम इज राइट आंसर। ओके, तो ज़ेल्वेगर सिंड्रोम के अलावा एक और होता है पेरोक्सिसोमल डिजीज जिसका नाम है रिफेसम।
ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। रिफेसम डिजीज इज कोज्ड बाय पेरोक्सिसोम डिसऑर्डर में आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिपेयर पाथवे कैन फेथफुली रिपेयर ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक। तो ये क्या होता है, रिपेयर पाथवे कैन फेथफुली रिपेयर ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक, कौन से उसमें होता है, तो ये हो जाएगा आपका होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ पे क्योंकि इसमें क्या है, बेस एक्सीजन रिपेयर, बेस का रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का रिपेयर हो रहा है, यहाँ पे नॉन होमोलोगस रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है कि रिपेयर पाथवे कैन फेथफुली रिपेयर ए डबल स्टैंड डीएनए ब्रेक अगर है तब। ठीक है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है कि इफ़ द फादर इन ए फैमिली हैज़ ए डिजीज़, एक फादर है फैमिली में जिनको डिजीज़ है, विल द मदर इज़ नॉर्मल, मदर नॉर्मल है, द डिजीज़ इज़ ओनली इनहेरिटेड बाय डॉटर, और वो डिजीज़ आपकी सिर्फ डॉटर में इनहेरिट हो रही है, एंड नॉट द सन, सन में कोई डिजीज इनहेरिट नहीं हो रही है। नेम दिस टाइप ऑफ डिजीज, तो उस टाइप की डिजीज कौन सी होगी, तो आपको पता है कि यहाँ पे जा रहा है फादर टू मदर। ठीक है, तो डिजीज कहाँ पे जा रही है, फादर टू डॉटर जा रही है। ठीक है, फादर टू डॉटर जा रही है, नॉट सन। ठीक है, तो जब फादर टू डॉटर जा रही है तो वो हो जाएगा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज होगी। ठीक है, नॉट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं होगा, ऑटोसोमल नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं है, वहाँ पे होगा सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज। ओके ओके, तो क्या आप हमें सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की एक डिजीज और बता सकते हैं एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल हो जाएगा विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, सेक्स लिंक डोमिनेंट डिजीज है। ओके, तो ये आप याद रखना, VITD विटामिन डी रेजिस्टेंट डिजीज, रिकेट्स। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ कौन सी होती हैं, जैसे आपका हीमोफीलिया है, जो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं तो अदर के भी वो पूछ सकते हैं, जैसे ऑटोनोमल डोमिनेंट का एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं, जैसे ओके, तो उसका एग्जांपल क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल हो जाएगा आपका हंटिंगटन कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया, ओके, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टाइसाइड डिजीज। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया हो गया, एल्केप्टोन्यूरिया है, तो ये सभी एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। इसके अलावा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव में आता है जैसे हीमोफीलिया A, B एंड कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एंड आपका जो ये होता है ग्लूकोज 6 फोस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, फ्रेजिल एक्स सिंड्रोम हो गया। ठीक है, तो ये सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो अक्सर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखने चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की बात करें तो उसका अगर हम की पॉइंट देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जो वो होता है ट्रेट डज नॉट स्किप जनरेशन, क्या होता है, डज नॉट स्किप। ठीक है, तो जनरेशन वहाँ पे स्किप नहीं होती है, एंड अफेक्टेड मेल मस्ट कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर। ठीक है, तो जो अफेक्टेड मेल होगा वो किससे आया होगा, अफेक्टेड मदर से आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, ऑल द डॉटर बट नन ऑफ सन, जैसे कि इसमें भी लिखा गया था कि सभी डॉटर अफेक्टेड हैं, मतलब जो डॉटर हैं वो ही अफेक्टेड हो रही हैं बट सन अफेक्टेड नहीं हो रहे। तो इसमें ऐसे ही होता है कि ऑल द डॉटर बट नन ऑफ द सन ऑफ एन अफेक्टेड फादर आर अफेक्टेड।
ठीक है। एंड अफेक्टेड फीमेल कम फ्रॉम अफेक्टेड मदर और फादर। जो अफेक्टेड फीमेल हैं वो आपकी मेल एंड फादर दोनों से आ सकती हैं, ठीक है, मेल से या फादर से आ सकती हैं, सॉरी मदर या मेल फादर से आ सकती हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली हाफ द चिल्ड्रन ऑफ एन अफेक्टेड हेटेरोजाइगस फीमेल एंड अफेक्ट सॉरी जो हेटेरोजाइगस फीमेल आर अफेक्टेड, ठीक है। तो ये सभी कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको सेक्स लिंक डोमिनेंट में आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमने वाई लिंक्ड की बात करी तो वहाँ पे ओनली मेल अफेक्टेड होते हैं एंड यहाँ पे जो है ऑल सन आर अफेक्टेड मेल, ठीक है। तो यहाँ पे मेल टू सन जाएगा, ठीक है, सॉरी फादर टू सन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑल सन ऑफ अफेक्टेड मैन आर अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है वो तभी होता है जब आपका ऑल सन ऑफ आर अफेक्टेड मैन आर अफेक्टेड, ठीक है। तो ये आप याद रखना। एंड अफेक्टेड मेल्स ऑलवेज हैव एन अफेक्टेड फादर, ठीक है। तो कोई भी अगर मेल अफेक्टेड हो रहा है तो वो किससे आ रहा होगा, उसके फादर से आ रहा होगा, ठीक है। तो एंड यहाँ पे जो मेल हैं वो अफेक्टेड होंगे ओनली वाई लिंक्ड में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट इनकी ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया जैसे, ठीक है। तो इसमें कुछ वो होते हैं जैसे कि अफेक्टेड से अगर अनअफेक्टेड आ रहे हैं, ठीक है, अफेक्टेड पेरेंट से अनअफेक्टेड चाइल्ड आ रहे हैं तो वो होता है डोमिनेंट इनहेरिटेंस। ये यहाँ पे याद रखना है, इसको कोड की तरह भी आप लिख सकते हैं कि अगर अफेक्टेड पेरेंट हैं और उनसे अनअफेक्टेड चाइल्ड आते हैं तो वो डोमिनेंट इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। वहीं अगर अनअफेक्टेड पेरेंट से अफेक्टेड चाइल्ड आते हैं तो तब वो रिसेसिव इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव का। एंड OUDI अफेक्टेड पेरेंट से अनअफेक्टेड चाइल्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, तो ये हो जाएगा आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट, ठीक है। एक्स लिंक्ड का बताया अभी कि जो ये होंगे आपके ओल्ड डॉटर बट नन ऑफ सन ऑफ एन अफेक्टेड फादर आर अफेक्टेड, ठीक है। एंड रिसेसिव में क्या होता है, रिसेसिव में होता है कि मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल आर मेल होते हैं यहाँ पे। एंड इसके अलावा यहाँ अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ सन ऑफ कैरियर शुड बी अफेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे सन शुड बी अफेक्टेड हो सकते हैं इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव में, बट डोमिनेंट में ओनली डॉटर, ओके। एंड रिसेसिव में शुड बी अफेक्टेड, सन शुड बी अफेक्टेड, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आई होप कि आपको ये कुछ हिंट हेल्प करें आपकी रिवीजन में एंड आपके एग्ज़ाम में। एंड नेक्स्ट इस पे फुल वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मेंडल डिड नॉट ऑब्जर्व लिंकेज ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन deficiency is an autosomal recessive genetic disorder. What are the chances there that any of offspring do not express the disease phenotype, or if both parents are
जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए, आंसर इज 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइंड द टर्म लिंकेज, ये लिंकेज टर्म किसने दी थी, तो आंसर हो जाएगा मॉर्गन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर इज। ठीक है, तो ये क्या है कि माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज कंट्रोल्ड बटरफ्लाई कैटरपिलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस। ठीक है, बैसिलस थ्यूरिन जेनेसिस इज राइट आंसर। ए फाइल इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR एक्टिवेट्स। ठीक है, तो एक्टिवेट्स क्या हो जाएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एंड मैक्यूला डेंसा एंड लेसिस cell is right answer. A fell in GFR activities. Okay. Next question है 87। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रा इज फॉर्म्ड फ्रॉम 4 वर्टिब्रा, तो वर्टिब्री। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कोक्सीन। ठीक है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट है सार्कोमियर। सार्कोमियर आपको पता होगा कि क्या होता है, सार्कोमियर आपका होता है पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन। ठीक है, क्या किसका बीच में होता है, ये पार्ट बिटवीन 2 जेड लाइन इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से सेल बायोलॉजी में आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स आर कवर्ड विद, आंसर क्या हो जाएगा कि एंड ऑफ लॉन्ग बोन आर कवर्ड विद, आंसर हो जाएगा कार्टिलेज इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जॉइंट बिटवीन द कार्पल बोन, आपको पता होगा कि कार्पल बोन के बीच में कौन सा जॉइंट होता है, तो ग्लैडिंग जॉइंट्स इज राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि द जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हाउ मैनी फ्रैगमेंट्स विल बी जनरेटेड ऑन द डाइजेशन ऑफ ए closed circular DNA molecule with a restriction enzyme having 6 recognition sites on the DNA, आंसर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, कि हाउ मैनी फ्रैगमेंट विल बी जनरेट ऑन द डाइजेशन ऑफ ए क्लोज सर्कुलर DNA molecule with a restriction enzyme having 6 recognition साइट ऑन द DNA। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप DNA सर्कुलर DNA क्या दिया हुआ है इन्होंने, सर्कुलर क्लोज सर्कुलर DNA, और इन्होंने कहा कि उस पर 6 रिकॉग्निशन साइट हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 रिकॉग्निशन साइट दी हुई हैं। ठीक है, तो अब इनको अगर हम डाइजेस्ट करेंगे तो आपको पता होगा कि कितने फ्रैगमेंट, हाउ मैनी फ्रैगमेंट इन्होंने पूछा है, तो कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे ये आपको यहाँ पे पता है कि यहाँ पे अगर आप यहाँ से कट करेंगे इनको तो कितने फ्रैगमेंट मिलेंगे, तो 6 कट लगेंगे। इसमें सर्कुलर DNA है तो उतना ही मिलता है, जितने कट लगते हैं उतना ही आपका फ्रैगमेंट होते हैं, जितना आपका वहाँ पे रिकॉग्निशन साइट दी होती हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ से देखोगे यहाँ पे ये कट लग गए। ठीक है, तो कितने फ्रैगमेंट मिले, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जब कट लगने के बाद में आपको यहाँ पे 6 फ्रैगमेंट मिलेंगे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो। अगर यही आपका लीनियर DNA होता, ठीक है, क्या होता, लीनियर DNA होता और उसमें आपका यहाँ पे क्या होती, 6 साइट होती। ठीक है, कि यहाँ पे इस तरह से 6 साइट होती तो तब कितने आपको फ्रैगमेंट मिलते, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको तब कितना मिलता है, 7 मिलते। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि रिकॉग्निशन साइट को अगर हम n लिखें तो +1 मिलेगा, और उधर उसमें n इज इक्वल टू फ्रैगमेंट होगा। मतलब जितने आपके ये होंगे, बस यहाँ पे याद रखना है कि सर्कुलर डीएनए अगर दिया हुआ है तो जितने आपके रिकॉग्निशन साइट होगी, जितना वहाँ पे कटिंग साइट होगी, उतना ही आपको फ्रैगमेंट मिलेंगे। और अगर लीनियर होता है तो तब उसमें एक ज़्यादा मिलते हैं। अगर यहाँ पे आप खुद देखो कि ये एक लीनियर डीएनए है, उसमें अगर आप एक कट करोगे तो वहाँ पे 2 फ्रैगमेंट मिल रहे हैं। यहीं अगर आपका सर्कुलर डीएनए है और उसमें अगर आपने एक कट किया तो वो सिर्फ लीनियर होगा, मतलब इस तरह से सिर्फ वो आपको एक फ्रैगमेंट मिलेगा। ठीक है। तो सर्कुलर में अगर एक कट किया तो एक फ्रैगमेंट मिला, लीनियर में एक कट किया तो वहाँ पे आपको 2 फ्रैगमेंट मिले। बस यही लॉजिक आप लगाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि द पॉलीमराइजेशन ऑफ द जेल यूज इन पेज, ठीक है, तो ओकर बिटवीन पॉलीएक्रिलामाइड एंड, तो आंसर क्या हो जाएगा, एन मिथाइलिन 20 एक्रिलामाइड। ठीक है, 20 एक्रिलामाइड। और ये पेज होता किसके लिए है, ये होता है आपका प्रोटीन के लिए। ठीक है, प्रोटीन को वो करने के लिए, जैसे आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सपोज देयर इज ए डिलीशन ऑफ 5 कोडिंग डीएनए, 5 कोडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड 2342 to 238 position. Which of the following is the correct way to depict it according to HGVC? HGVC, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी 234-238 डेल। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, पहले आपका 234 दिया हुआ था इस तरह से। ये यहाँ पे ये देखना है, जो ये साइन लगा हुआ है नीचे वाला है, ठीक है, डैश वाला। तो यहाँ पे आपका उसके बाद में फिर आपको 238 डेल लिखना है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे नेक्स्ट भी अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो कोडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड से यहाँ पे आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है कि किस तरह से आपको लिखना है। सपोज देयर आर डिलीशन ऑफ 5 कोडिंग डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी consisting of the use of biological system bacteria for the manufacture, transformation or degradation of molecules through enzymatic formation process for industrial purpose are called। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइट बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is not component of downstream processing? तो not component of downstream processing, answer is expression। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। बाकी क्या दिए हुए थे, सेपरेशन, प्रिजर्वेशन, प्योरिफिकेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या था, नॉट ए कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड आर यूज एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो प्लाज्मिड आर, हम प्लाज्मिड को क्यों यूज कर रहे हैं, एज ए वेक्टर, यूज एज क्लोनिंग वेक्टर फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो क्या है कि वो सेल्फ रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया, वो सेल्फ रेप्लिकेशन करता है इन बैक्टीरिया सेल, इसलिए करते हैं। ठीक है, बाकी क्या ऑप्शन नहीं थे, जैसे कैन बी मल्टीप्लाइड इन कल्चर, नो। कैन बी मल्टीप्लाइड इन लेबोरेटरीज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, नो। रेप्लिकेट फ्रीली आउटसाइड बैक्टीरियल सेल, नो। ओके, तो ये सब नहीं थे। द फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी ओवर ए 4-year-old गर्ल वाज फॉर, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, एडिनोसिन DME
नेज डेफिशिएंसी। ठीक है, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायग्राम विच show the arrangement of metaphasic chromosome according to their position of centromere is called। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डायग्राम विच शो द अरेंजमेंट ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम, मेटाफेजिक जो क्रोमोसोम है उनका अरेंजमेंट हम डायग्राम की फॉर्म में शो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम ये अरेंजमेंट मेटाफेजिक क्रोमोसोम का अरेंजमेंट देख रहे हैं डायग्राम की फॉर्म में। तो इसको हम बोलते हैं आइडियोग्राम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, आइडियोग्राम इज राइट आंसर। ठीक है, आइडियोग्राम इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, आइडियोग्राम क्या है, डेंड्रोग्राम क्या है, कैरियोग्राम क्या है। एंड कैरियोग्राम एंड आइडियोग्राम के बारे में आपको क्लियर पता होना चाहिए, एंड हिस्टोग्राम। ठीक, नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी टाइप ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन नेचर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो हिस्टोन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, तो ये कितने टाइप हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 प्रकार के हिस्टोन आपके पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसमें बात करें कि जो H2A जो ये होता है आपका H2A एंड H2B, इसका बनता है डाइमर, ये इस तरह से। ठीक है, एक डाइमर और बनेगा इसका H2A एंड H2B। ठीक है, इसके बनते हैं 2 डाइमर। ठीक है, क्या बनेंगे, 2 डाइमर एंड एक यहाँ पे टेट्रामर होता है। टेट्रामर में क्या होता है आपका H3, H4, H3, H4, ये इस तरह से बनता है टेट्रामर, 4 मर हो गए। ठीक है, तो ये अब कितना हो गया, 2 + 4 + 2, तो ये हो जाएगा आपका 8, और इसको हम बोलते हैं ऑक्टामर। ठीक है, जब आपका हिस्टोन कॉम्प्लेक्स ये बनता है, ठीक है, डीएनए जब इसके चारों ओर रैप होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई ये आपका ऑक्टामर होता है, हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि जो ये होता है आपका लिंकर डीएनए। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे एक बचा हुआ है, उसको हम बोलते हैं H1, जो एक लिंकर प्रोटीन की तरह होता है, इस तरह से साइड में होता है, और फिर इस पर डीएनए इस तरह से रैप करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरह से आपका डीएनए इस पर रैप करता है। ठीक है, ये इस तरह से होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो कि कितने होते हैं और किस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है और किस तरह से ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो H1 होता है उसको हम लिंकर हिस्टोन बोलते हैं, एंड जो आपका H2A, H2B, H3 एंड H4 थे, इनको हम बोलते हैं कोर हिस्टोन। ठीक है, ये सभी क्या हैं, आपके कोर हिस्टोन है, और H1 आपका लिंकर हिस्टोन है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा आपका लिंकर हिस्टोन होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपका जो क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक है वहाँ से आया हुआ है। ठीक है, सेल बायोलॉजी में से, या आप इसको मॉलिक्यूलर में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्टैंड ऑफ डीएनए रिजल्ट इन फ्रैगमेंट नन एज। यहाँ पे जो लीडिंग वर्ड लिखा हुआ है गलत है, यहाँ पे लीडिंग नहीं लैगिंग होना चाहिए था, लैगिंग स्टैंड ऑफ डीएनए रिजल्ट इन फ्रैगमेंट, क्योंकि जो फ्रैगमेंट्स बनते हैं वो लीडिंग स्टैंड में नहीं लैगिंग स्टैंड में बनते हैं। ठीक है, तो और उन फ्रैगमेंट्स नन एज, और उन फ्रैगमेंट को हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं, क्योंकि लीडिंग स्टैंड में कोई भी ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं बनते। इस तरह से वहाँ पे डीएनए फोर्क बनती है, और जो आपका इधर आपका अगर 3' इधर आपका 5' है, तो ये इस तरह से सिंथेसिस होता जाता है। ठीक है, 5' to 3', लेकिन इधर आपका दिया हुआ है 5',
ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंथेसिस नहीं होने का, ठीक है, तो इसलिए ओपन होती है। पहले इधर से इधर को सिंथेसिस होगा 5 to 3 प्राइम, ठीक है, उसके बाद में फिर दोबारा से इधर, फिर इधर होगा। तो इस तरह से जो आपका ये फ्रेगमेंट होता है उस पे आपको देखने को मिलते हैं ये जो फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। तो एक स्टैंड आपका लीडिंग स्टैंड एंड एक आपका लैगिंग स्टैंड बनता है। जो लीडिंग स्टैंड है वो कंटिन्यू लीड करता रहता है एंड जो लैगिंग स्टैंड है उस पर आपका फ्रेगमेंट इस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे लीडिंग नहीं लैगिंग होना था। और आगे दिया हुआ भी है कि फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो ओका जाके फ्रेगमेंट इज राइट आंसर। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की ज़रूरत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ एमिनोटेरिन इन HAT हैट मीडिया फॉर माइक्रोबियल एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज डी नोवो पाथवे ब्लॉकर इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वानिडीनियम ग्रुप इज प्रेजेंट इन, ग्वानिडीनियम ग्रुप आपका अर्जिनिन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन ऑब्जर्व यूवी लाइट एट 280 नैनोमीटर, यूवी लाइट एट 2, आपको पता होगा कि 280 नैनोमीटर पे कौन सा ग्रुप है जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है इन प्रोटीन, तो ये होता है इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो ना ही आपका पेप्टाइड होगा, ना ही एसएच होगा और ना ही मेडोजोल ऑफ ट्रिप्टोफैन, क्योंकि मेडोजोल आपका ट्रिप्टोफैन में नहीं होता, ट्रिप्टोफैन में आपका इंडोल ग्रुप होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इंडोल ग्रुप ऑफ ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो अभी आप कमेंट में करके बताना कि यहाँ पे जो इमेडोजोल है वो किस उसमें पाया जाता है, ये ग्रुप कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कहाँ पे पाया जाता है। पहले आपको कमेंट करके बताना है कि इमेडोजोल ग्रुप किस उसमें पाया जाता है, ठीक है, किस में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सोडियम फ्लोराइड यूज इन शुगर एस्टिमेशन इनहिबिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सोडियम फ्लोराइड यूज इन शुगर एस्टिमेशन इनहिबिट्स इनोलेज, ठीक है। बाकी आपने देखा होगा कि जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो आपका WYF होते हैं, ठीक है, WYF होते हैं, ठीक है। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा करता है, फिर टायरोसिन करता है, फिर फिनाइल एलेनिन करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये ऑर्डर भी याद रख सकते हैं एंड कितना नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब करता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ओके तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो इमेडोजोल रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग है, वो आपका हिस्टिडीन में पाई जाती है, ठीक है। किस में पाई जाती है ये हिस्टिडीन में पाई जाती है, ओके। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है WYF, ठीक है। तो जो आपका ये होता है ट्रिप्टोफैन, उसमें अभी आपने देखा कि 280 नैनोमीटर एब्जॉर्ब कर रही है ये। जो Y होता है टायरोसिन, ठीक है, तो वो अप्रोक्स 274.6 नैनोमीटर लाइट एब्जॉर्ब करती है एंड जो फिनाइल एलेनिन है वो करती है आपका 257.4 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी ट्रिप्टोफैन सबसे ज़्यादा कर रहा है, फिर टायरोसिन करता है, फिर उसके बाद में आपका फिनाइल एलेनिन करता है, ठीक। 280 आपका ट्रिप्टोफैन, 274 आपका टायरोसिन एंड फिनाइल एलेनिन 257, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर फॉर पोरफायरिन सिंथेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पोरफायरिन सिंथेसिस रिक्वायर, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
TCA साइकिल से। TCA साइकिल फ्यूमरेट इज कन्वर्ट टू मैलेट, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ H2O होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो TCA साइकिल आपको क्लियर होना चाहिए, उसको अच्छे से रीड करके जाना है, ठीक है। बाकी आपको अमीनो एसिड को अच्छे से पढ़ना है, और प्रोटीन्स हो गया जैसे पायरिडोक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिडोक्सल फॉस्फेट इज यूज एज ए को एंजाइम इन वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन, इट्स ट्रांसफर अमीनो ग्रुप। यहाँ पे पाप से याद रख सकते हैं, एंड पायरिडोक्सल फॉस्फेट आपको पता होगा, आंसर क्या हो जाएगा, अमीनो ग्रुप इज राइट आंसर। ओके, अगेन यहाँ पे आपको आपने देखा कि जो अमीनो एसिड का ट्रांसफ़र कर रहा है वो पायरिडोक्सल फॉस्फेट करता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे विटामिन की बात करें तो वो पायरिडोक्सिन B6 होता है, आप जिसका कोड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है एसाइल ग्रुप, ठीक है। तो एसाइल ग्रुप को करता है कोएंजाइम ए, क्या कौन करता है, एंजाइम ए करता है, ठीक है। और कोएंजाइम ए करता है, और इसका जो विटामिन है वो क्या है, B5, पेंटोथेनिक एसिड B5 होता है, ठीक है। एक यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो जो यहाँ पे हाइड्राइड आयन है, ओके, तो हाइड्राइड आयन के लिए क्या होता है, यहाँ पे होता है जैसे FAD FMN, ये होता है FAD FMN, ठीक है। एंड यहाँ पे FAD FMN रेडॉक्स रिएक्शन के लिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम इनके लिए होते हैं। एंड विटामिन की बात करें तो B2 होता है, ठीक है, राइबोफ्लेविन B2, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के लिए कौन होता है, ठीक है। तो ये अभी आप हमें बताना कि इलेक्ट्रॉन जो ये है ट्रांसफ़र के लिए कौन होता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन होता है, जो यहाँ पे हाइड्राइड आयन है उसके लिए NADH एंड NADP होता है, ठीक है। जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम है, उसके लिए होता है आपका FAD एंड FMN। एंड जो हाइड्राइड आयन है उसके लिए होता है आपका, हाइड्राइड आयन के लिए NAD, ठीक है। कौन सा होता है, NAD प्लस एंड NADP प्लस, ठीक है। तो ये याद रखना कि एमिनो ग्रुप के लिए पायरिडोक्सल फॉस्फेट होता है, एसाइल के लिए कोएंजाइम ए है, हाइड्राइड आयन के लिए NAD प्लस, एंड आपका NADP प्लस है, एंड इलेक्ट्रॉन के लिए FAD एंड FMN होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कार्बोक्सिलेशन के लिए तो बायोटीन एंड बायोटीन B7 होता है। फोलिक एसिड जो है वो किसके लिए होता है, टेट्रासाइक्लोफोलिक एसिड THF 1 कार्बन ग्रुप ट्रांसफ़र के लिए होता है, ठीक है। तो ये बस आपको ये कुछ की पॉइंट हैं जो आपको याद करने चाहिए, विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड देयर कोएंजाइम फॉर्म, ये आपको याद रखने चाहिए क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है, PYQ में भी, एंड ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पेशेंट इज टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय with 250 ml of normal saline per hour using adult infusion set, how much should be the drop rate, तो वहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूमेरिकल उसमें ही है कि हाउ मच फाइनेंशियल इंसेंटिव इज गिवन द स्पॉन्सर्ड स्कीम शिक्षा पोशाक योजना, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू ईच नोटिफाइड
tuberculosis TB patient under National Health Mission NHM per month for duration the patient is on anti-TB ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 40 जो यहाँ पे ये होगा वो 500 रुपये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर है क्या, 500 रुपये। ठीक है, तो ये इस तरह से एक यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में दिया गया है। एंड पर मंथ फॉर ड्यूरेशन द पेशेंट इज़ ऑन एंटी टीबी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे कितना वो पे कर रहे हैं, तो ये स्कीम कितना वो कर रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 500 रुपये। हाउ मच फाइनेंशियल इंसेंटिव इज गिवन इन द स्पॉन्सर्ड स्कीम। निक्सिया पोशाक योजना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर यहाँ पे बात करें तो ये है कि अर्ली एम्बुलेशन इन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट विद कॉम्प्लिकेशन। आंसर क्या हो जाएगा, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 year old इज सो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें पूछा गया है कि अर्ली एम्बुलेशन इज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड प्रिवेंट विच कॉम्प्लिकेशन। आंसर हो जाएगा डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 year old इज सस्पेक्टेड फॉर बैक्टीरिया meningitis फॉर विच lumbar puncture is performed, which of the following laboratory finding of spiral fluid would support the diagnosis? Answer is elevated प्रोटीन लेवल। ठीक है, एलिवेटेड प्रोटीन लेवल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ग्रोथ चार्ट और रोड टू हेल्थ इज ए विजिबल डिस्प्ले। आंसर इज वेट फॉर एज। ठीक है, वेट फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग RNA कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ द टोटल सेल्यूलर RNA। तो यहाँ पे कौन सा होता है, RNA कॉन्स्टिट्यूट्स 90% ऑफ टोटल सेल्यूलर RNA में कौन सा होता है, rRNA इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीक्वेंस एलिमेंट बाय ब्लास्ट ईच वर्ड from query sequence is typical 3 residue for protein sequence and 11 residue for DNA sequence is right answer. Next है if the purpose is to calculate the probability of one event and a second event, the odds score for the event are multiplied। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियो प्रिजर्व्ड यूज फॉर सेल कंसिस्ट ऑफ 10% DMSO। ठीक है, DMSO इन फीटल बोविन सीरम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी अनयूजुअल बेस आर ऑब्जर्व्ड इन tRNA मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वही कितने होते हैं, 5 होते हैं। आपने स्ट्रक्चर देखी होगी इस तरह से, जैसे वहाँ पे स्ट्रक्चर पाई जाती है, ब्रांच पाई जाती है और उनमें, तो यहाँ पे आप अनयूजुअल बेसिस जो होते हैं वो आपको जो देखने को मिलेंगे वो tRNA में 5 देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोविड-19 कोज बाई। ठीक है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड RNA
वायरस होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, पॉजिटिव सेंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द यामानाका फैक्टर। ठीक है, आपको पता होगा यामानाका फैक्टर कौन कौन से होते हैं, यूज फॉर आईपीएससी रिप्रोग्रामिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है सोक्स KLF। ठीक है, सोक्स यहाँ पे भी था, ओक्ट 3-4 यहाँ पे भी था, मिक इसमें भी था, लेकिन नैनो नैनो नहीं था। ठीक है, इधर यहाँ पे आपका P53 नहीं होगा, इधर आपका लाइन 28 नहीं होगा, सोक्स है, ओक्ट है। ठीक है, एंड सीमिक होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं होंगे, आंसर सेकंड होगा सोक्स 2। यहाँ पे अगर एक कोड आप देखेंगे ना तो यहाँ पे ओ आता है, जैसे सोक्स, ओक्ट, सीमिक। ठीक है, एंड KLF4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यामानाका फैक्टर। नेक्स्ट है हाइब्रिडोमास आर इमोर्टेलाइज। ठीक है, वो क्या होता है, इमोर्टेलाइज होता है, एंड जो कैंसर सेल से आता है, एंड उसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो आपका प्लाज्मा सेल से आता है। ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है सेल फ्यूजन की वजह से। ठीक है, बाकी सारे आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीमेना पिक डिजीज इज, तो वो होता है लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर। क्या होता है, नीमेन पिक डिजीज डिसऑर्डर, सॉरी लिपिड स्टोरेज डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोफोरेटिक टेक्निक यूज टू सेपरेट वेरी लार्ज DNA सेगमेंट इज, तो वेरी लार्ज DNA सेगमेंट सेपरेट होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, पल्स्ड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच नॉर्मल सीरम एनहांस फैगोसाइटोसिस इज, तो ऑप्सोनाइजेशन वो होता है। क्या कर रहा है ये, नॉर्मल सीरम एनहांस फैगोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे हम CD बोलते हैं, CD मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सेल, आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइगेंड ऑफ TLR3 रिसेप्टर इज, तो ये क्या होता है, लाइगेंड फॉर TLR3 रिसेप्टर इज डबल स्टैंडर्ड RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म अलाउ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन करना है किसका, ग्लूकोज फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन इनटू साइटोसोल ऑफ एंटेरोसाइट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर फर्स्ट, जिसे हम बोलते हैं SGLT1। आंसर क्या हो जाएगा, SGLT1। बिकॉज आपने स्ट्रक्चर देखी होगी, जो ये होती है आपकी ल्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्ट्रक्चर, इस तरह से आपका स्ट्रक्चर दी होती है, और इस स्ट्रक्चर में आपका यहाँ पे होता है ग्लूट, और इसमें आपका जो है ग्लूकोज इस तरह से जा रही है। ठीक है, एंड एक होता है आपका सोडियम के लिए। ठीक है, तो सोडियम के लिए एंड ग्लूकोज के लिए होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइनल ल्यूमन इनटू साइटोसोल ऑफ एंडोसाइटोसिस। ठीक है, सोडियम एंड ग्लूकोज। ठीक है, इधर आपका Na+। तो अब ये यहाँ पे इन दोनों के लिए है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ठीक है, फर्स्ट यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर यहाँ पे हम बात करें कि इनके दो सेल के बीच में कौन सा आपका ये होता है, दो सेल के बीच में कौन सा जंक्शन होता है, तो यहाँ पे जो ये दो सेल होते हैं इनके बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन, ये याद रखना। ठीक है, टाइट जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉलिक्यूल मास ऑफ IgG इज 150 किलो डाल्टन एंड दैट of the antigen antibody complex formed in the presence of antigen excess in 300 kilodalton. The molecular mass of एंटीजन इज, तो क्या हो जाएगा उसका मोलिकुलर मास ऑफ एंटीजन 75
किलो डाल्टन आंसर होगा। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ केमिकल फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन एक्सेप्ट, कौन से को छोड़ के बाकी सभी हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर एंटीजन एंटीबॉडी में वहाँ पे एक जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो बनेगा तो वहाँ पे इंट्रैक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे होते हैं, वीक इंट्रैक्शन आपको देखने को मिलते हैं। ऑल टाइप ऑफ केमिकल फोर्स आर इन्वॉल्व इन एंटीजन एंड एंटीबॉडी इंट्रैक्शन। जैसे आपका वीक इंट्रैक्शन में कौन सा था, वंडरवॉल फोर्स हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हो गया। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इज आंसर, क्योंकि ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रीडोमिनेंट एंटीबॉडी इन सीरम, आंसर हो जाएगा IgG। नेक्स्ट है विच ऑफ द, तो यहाँ पे आपको इम्यूनोलॉजी में जो एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, ये सब आपको देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा टेक्निक है जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन की हम नहीं देख सकते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि रामाचंद्रन प्लॉट आंसर दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो रामाचंद्रन प्लॉट है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए, प्रोटीन के लिए होता ही नहीं है, वो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो रामाचंद्रन प्लॉट होता है और उसमें कैसा वो होता है, उसमें होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। जैसे आपका जो अल्फा हेलिक्स हो गए, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स हो गया, कोलेजन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, बीटा सीट्स हो गई, तो इनके लिए रामाचंद्रन प्लॉट होता है, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती हैं ये सभी प्रोटीन की। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल, तो ये आंसर नहीं होगा और नोट ही पूछा गया है इसलिए ये आंसर होगा। बाकी ये आपके होते हैं जैसे एक्स रे क्रिस्टेलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जिसे हम NMR बोलते हैं। ठीक है, एंड एक है कैरियो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी। तो आंसर क्या आता है यहाँ पे आपका रामाचंद्रन प्लॉट, क्योंकि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए होता है प्रोटीन की। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द पीक समर एंड विंटर द frogs take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज, तो उसे हम क्या कहते हैं, अगर समर स्लीप है तो एस्टिवेशन है, एंड अगर विंटर स्लीप है तो उसको हम बोलते हैं हिबरनेशन। ये आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बाकी इनमें सब में ये ऐसे ही दिया हुआ था। ठीक है, समर एंड विंटर ये सभी में दिया हुआ था। यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि समर है तो एस्टिवेशन है। ठीक है, एस समर है तो एस्टिवेशन, एंड विंटर है तो हिबरनेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म और यूरिकोटेलिक। ठीक है, यूरिकोटेलिक, एमनियोटेलिक है ना ये, एंड यूरोटेलिक, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यूरिकोटेलिक में आता है बर्ड्स एंड इंसेक्ट आते हैं, एंड आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि एमनियोटेलिक कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है या यूरियोटेलिक कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फैक्टर दैट लीड टू द फाउंडर इफेक्ट इन ए पॉपुलेशन इज, आंसर हो जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। ना ही म्यूटेशन, ना ही नेचुरल सिलेक्शन और ना ही आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा। आंसर क्या होगा इसमें, जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे जर्मिनल सेंटर्स ऑफ लिम्फ नोड एंड स्लीप परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, आंसर हो जाएगा दीज आर साइट ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलेशन ऑफ मैच्योर बी सेल। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ क्लेवेज फाउंड इन मैमेलियन एम्ब्रियो इज, आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा कि मैमल्स के मैमेलियन एम्ब्रियो में किस तरह का क्लेवेज पाया जाता है, तो आंसर है रोटेशनल क्लेवेज। ठीक है, नेक्स्ट इज Escherichia coli is used as an indicator organism to determine
पोल्यूशन ऑफ वाटर विद फीकल मैटर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? फीकल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन बैक्टीरिया लिविंग इन सोइल, कुछ बैक्टीरिया हैं जो सोइल में हैं, कन्वर्ट नाइट्रेट्स इनटू नाइट्राइट, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करते हैं, देन टू फ्री नाइट्रोजन, सच बैक्टीरिया आर टर्म्ड एज। तो उन्हें हम किस तरह के बैक्टीरिया बोलते हैं? आपको पता होगा जब नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है तो उसको हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्रीबायोटिक एटमोसफेयर ऑफ द अर्थ was a reducing nature. It was transformed into an oxidizing atmosphere of present day due to emergence of cyanobacteria is right answer. Next question है कि फोसिल्स आर जनरली फाउंड इन, फोसिल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? सेडिमेंट्री रॉक पे पाए जाते हैं। विच ऑफ द, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एटमोस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। आपको पता होगा कि पोल्यूशन इंडिकेटर कौन है? लाइकेन है। अभी इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आपका जो ये होता है, क्या दिया हुआ था यहाँ पे आपका? एस्चेरिचिया कोलाई के बारे में दिया हुआ था, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि एस्चेरिचिया कोलाई इज यूज एज एन इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पोल्यूशन ऑफ वाटर विद फीकल मैटर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे दिया हुआ था इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन पोल्यूशन ऑफ वाटर के बारे में, और उधर क्या दिया हुआ? फीकल मैटर था इसका आंसर, एस्चेरिचिया से रिलेटेड। ठीक है, और इधर क्या दिया हुआ था? लाइकेन में आपका दिया हुआ पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर कौन होता है? लाइकेन होता है। तो ये आप यहाँ पे दोनों याद रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कैंज एनाटोमी ओकर इन लीव्स, ठीक है, तो कैंज एनाटोमी किस में पाई जाती है? लीव्स। और कैंज एनाटोमी कौन से प्लांट होते हैं? C3, C4 या फिर कैम प्लांट या फिर C2 प्लांट, कौन से प्लांट होते हैं? आपको आंसर कमेंट करके बताना है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें कि कैंज एनाटोमी आपका C4 प्लांट में पाई जाती है, C3 प्लांट आपके नॉर्मल होते हैं, C4 प्लांट में आपका कैंज एनाटोमी होते हैं जिसमें बंडल ऑफ शीथ एंड मीसोफिल सेल्स पाई जाती हैं। एंड कैम प्लांट वे प्लांट होते हैं जो आपके जैसे नागफनी और ये जो होते हैं कैक्टेसी वगैरह फैमिली में आपका दिन के टाइम स्टोमेटा बंद होते हैं, रात के टाइम स्टोमेटा ओपन होते हैं। C2 प्लांट होते हैं जिसमें आपका जो है ये होता है आपका, ठीक है। तो फोटो रेस्पिरेशन C2 प्लांट, फोटो रेस्पिरेशन, इसके अलावा हम इसको C2 साइकिल के नाम से जानते हैं, ग्लाइकोलेट पाथवे के नाम से जानते हैं, एंड PCO के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, PCO क्या होता है आपका? ऑक्सीडेटिव फोटोसिंथेटिक कार्बन साइकिल। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है कि आपका क्लोरोप्लास्ट पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होते हैं और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन को जो है यूज़ करके CO2 वापस से बन जाता है, जो एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे ये एक बिल्कुल वेस्टफुल प्रोसेस है क्योंकि जो CO2 यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू फिक्स की जाती है वही यहाँ पे जो है फोटो रेस्पिरेशन में C2 साइकिल में वापस से निकलती है यहाँ से। ठीक है, O2 का यूज़ होता है और CO2 यहाँ पे बनती है, इसलिए वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, कैंज एनाटोमी कहाँ पे होती है? लीव्स के अंदर होती है। और कैंज एनाटोमी में क्या दो सेल पाई जाती हैं, आपका मीजोफिल सेल एंड आपका बंडल शीथ सेल। ठीक है, बंडल शीथ सेल। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये होती है मीजोफिल सेल, उसमें आपका यहाँ पे CO2 आती है, HCO3 आपका कार्बोक्सिलेशन होता है, C4 एसिड बनता है और यहाँ पे जो है
पहला जो आपका ये होता है पैप से बनता है ऑक्सैलो एसीटेट, जो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। उसके बाद में ये क्लोरोप्लास्ट में जाता है। क्लोरोप्लास्ट में ये ऑक्सैलो एसीटेट से मैलेट बनता है, जहाँ पे आपका NADPH यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में ये मैलेट जाता है आपका बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। बंडल शीथ सेल में ये मैलेट से पायरुवेट में बदलता है, और जब ये मैलेट से पायरुवेट में बदलता है तो यहाँ पे एक CO2 निकलती है और एक NADPH निकलता है। ठीक है, उसके बाद में ये पायरुवेट वापस से जाता है मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में, और ये पायरुवेट से पैप में कन्वर्ट हो जाता है, और पैप वापस से ऑक्सैलो एसीटेट में CO2 बाहर से आता है। ये ऑक्सैलो एसीटेट में वही फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट में हो जाता है। तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। यहाँ पे जो पैप है वो एक इनिशियल CO2 एक्सेप्टर होता है, और जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो आपका फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। तो यहाँ पे अगर हम केल्विन साइकिल की बात करें तो वो बंडल शीथ सेल में चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी। ठीक है, तो होमोलॉजी का एग्जाम्पल कौन सा है? थॉर्न ऑफ बिगेनविलिया एंड जो टेंड्रिल्स है वो कुकुरबिटेसी। तो ये एक होमोलॉजी का एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट। ठीक है, इन माइक्रो प्रोपेगेशन। आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। अगर यहाँ पे आपका रूट का फॉर्मेशन के लिए, रूट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, शूट के हार्मोन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए कोड होता है CSAR। ठीक है, जैसे होता है ना CSIR, ऐसे ही ये कोड बना लो CSAR। मतलब साइटोसिन शूट का फॉर्मेशन करवाता है, रूट आपका फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन होता है। तो ये कोड आप याद रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे कि किसका ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे A/C का रेशो अगर हाई होता है तो रूट बनता है, और अगर A/C रेशो कम होता है तो यहाँ पे सूट बनता है। ये भी आप याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग प्लांट्स आर एबल टू स्टैंड इरेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरन काइमा। ठीक है, लॉन्ग प्लांट आर एबल टू स्टैंड इरेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरन काइमा। ये बोटनी से क्वेश्चन आया हुआ है, बोटनी एनाटोमी से। विच ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस सेक्सुअल ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम। आंसर हो जाएगा टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रेड ऑफ कैटल। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आयरिसिर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैराइन फिश। मैराइन फिश आपकी होती है हिल्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डेवलप फ्रॉम। ठीक है, तो मेल के अंदर जो ये होता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट डेवलप होता है वुल्फेनियल डक्ट से। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर होता है मुल्लेरियन डक्ट। ये याद रखना। ठीक है, मेल के अंदर कौन सा है आपका वुल्फेनियन डक्ट है, फीमेल के अंदर आपका मुल्लेरियन डक्ट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्लाइकोप्रोटीन लेयर सराउंडिंग ओसाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? जोना प्लूसिडा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? जोना प्लूसिडा हो जाएगा। नेक्स्ट है सीबेसियस ग्लैंड सीक्रेट थ्रू विच मोड ऑफ सीक्रेशन। आंसर हो जाएगा होलोक्राइन। क्या हो जाएगा आंसर? होलोक्राइन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो जितने भी आपके लाइफ साइंस में क्वेश्चन आए हुए थे वे सभी यहाँ पे आपका कवर हो गए हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक ये सोशोलॉजी साइंस का है, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं था, लाइफ साइंस हमारा सब्जेक्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये 150 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन यहाँ पे इसके हो गए हैं कंप्लीट। ठीक है, अगर यहाँ पे हम एप्टीट्यूड की बात करें जो 50 क्वेश्चन आते हैं तो अभी आप उनको देख सकते हैं। जैसे आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अभी अब टाइम काफ़ी ज़्यादा
टाइम होने की वजह से ये क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में होंगे, लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो ओके, तो ये अभी आप यहाँ पे जैसे एस्पिरिन वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड फाउंड इन विलो 3 ब्रेक दिया हुआ है आंसर। ठीक है, एंड ये इसमें ये फर्स्ट आंसर है। ठीक है, इसमें ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वे रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूज आयनोस्फेरिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन अभी आप ऐसे ही देख सकते हैं, बाकी इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन देखें तो हम सिर्फ उन पे ही फोकस करेंगे, जैसे इनोलिन ओकर इन द रूट, तो ये डहेलिया में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा इकोनॉमिक बॉटनी भी देख सकते हैं, इनोलिन ओकर इन रूट, तो डहेलिया में होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन होज कंटेन इंक्रीज फॉलोइंग द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड बाय लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन B12। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, आंसर हो जाएगा आपका गैसोलाइन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, गैसोलाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, वेल स्टोव्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन, तो आपको पता होगा थर्मस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब, तो वो एग्जांपल होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू आइस, अगर 2 आइस क्यूब यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 2 आइस क्यूब दी हुई हो तो उनके बीच में किस तरह का आपको ये देखने को मिलेगा, किस तरह की बॉन्डिंग होगी। 2 आइस क्यूब आर प्रेस्ड ओवर ईच अदर until to form one block. The force mainly responsible for holding them together. ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपो इज़ यूज इन फोटोग्राफी बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियाई, ठीक है, आर रिलीज फ्रॉम हाई, उसको एक हाइट से वो किया गया इन वैक्यूम, व्हेन टाइम टेक बाय बोथ ऑफ देम टू रीच ग्राउंड विल बी एग्जैक्टली इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल था, एंड ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि वुड पल्प इज़ यूज टू मेक इट द फॉलोइंग, कौन से ऐसे हैं जो वुड पल्प यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या था कि इसमें ABCDEFG ये सभी थे। ठीक है, तो पेपर बैग, कैलेंडर, कार्ड बोर्ड, बॉक्सेस, टिश्यू एंड टॉयलेट पेपर, ब्लैंकेट्स, बिल्डिंग इंसुलेशन एंड डाइपर्स हो गया, एंड सैनिटरी पैड्स हो गए। ठीक है, तो ये सभी आंसर थे ABCDEFG। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही आंसर थे, वुड पल्प इज़ यूज टू मेक सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे
स्टैटिन दिया हुआ है, स्टैटिन यूज फॉर लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर लेवल और एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, हम यीस्ट से करते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है ए पेयर ऑफ, ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिया हुआ है, ये ठीक है। विद रेफरेंस टू द इंडिया क्लाइमेट वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और ओरिजिनेट ओवर मेडिटेरियन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट है मिल्क कीप्ड एट रूम टेम्परेचर टर्न्ड टू कर्ड ड्यू टू फर्मेंटेशन की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कन्वर्जिंग लेंस इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें दिया होता है फारसाइटेड और हाइपर मेट्रोपिक आई कैन बी करेक्टेड यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंक्रीज एंड क्वेश्चन नंबर 36, 38, 37, ठीक है। एसिटिक एसिड विनेगर इज क्या होता है, विनेगर आपका एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड होता है विनेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 39, फ्यू हेल्थ वॉलंटियर्स इज राइट आंसर। 2017 यहाँ पे क्या दिया होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अपडेट इट्स नेशनल एथिकल गाइडलाइन फॉर बायोकेमिकल एंड हेल्थ रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेट मोस्ट रिसेंटली इन 2017, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट ओके तो ये कोविड-19 के ऊपर था। द वैल्यू ऑफ वेरिएशन ऑफ नंबर ऑफ कोविड केस ड्यू टू नॉन एडहेरेंस टू कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन 64 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। न्यूमेरिकल है, स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख के जा सकते हैं, आंसर होगा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनोवा टेस्ट पे, यहाँ पे एनोवा के बारे में दिया हुआ है। इक्वालिटी ऑफ वेरिएशन इज राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एनोवा इज ए स्टैटिकल टेक्निक्स विच इज़ यूज टू टेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके लिए होता है ये, इक्वालिटी ऑफ वेरिएशन के लिए यहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 44। नेक्स्ट 45 न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये दिया हुआ है। (49) सेंसिटिविटी एंड 50, ठीक है। तो यहाँ पे 50 द टेस्ट इज़ वेरी इजी, ठीक है। तो ये आपका इससे क्वेश्चन हो गया एंड फिर ये लाइफ साइंस के स्टार्ट हो गए थे, जो कि हमने ये पूरे 100 क्वेश्चन अभी डिटेल में किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो 50 क्वेश्चन थे वो ओवरऑल सभी में से सभी टॉपिक्स में से आते हैं। आपका चाहे रिसेंट कुछ टॉपिक हो या फिर आपका जनरल साइंस हो या आपका जो एप्टीट्यूड है, स्टैटिक्स है, ठीक है, साइंस है नॉर्मल, तो वहाँ से आपके ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी आपको ये सभी टॉपिक तैयार करने हैं जितने भी आपने इसमें देखे, और आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी लर्निंग एंड हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लाइफ आपकी है। थैंक यू फ्रेंड्स।